हेलो छात्र, मैं सीमा शर्मा जी, अंडर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। आज सेकंड यूनिट का चैप्टर 8 उत्तर छायावाद की विविध प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। उत्तर छायावाद के अन्य नाम हैं जिनका नाम है उत्तर छायावाद, छायावादोत्तर, साठोत्तर, स्वतंत्रोत्तर काल। तो छायावाद की वैचारिक प्रवृत्तियां जो इसमें बनेंगी, आपके जो काल आप पढ़ेंगे इसमें है प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन नई कविता। तो प्रकृतिवाद के बारे में बताना चाहूँगी। प्रकृतिवाद का जो प्रारंभ हुआ 1963 में हुआ, जिसके सुमित्रानंद पंत हैं इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, जिनकी ग्रामा है, युगांत है, युगवाणी है। इनकी रचनाएं पूंजीपतियों और श्रमजीवियों के से मिलकर के इन्होंने रचनाएं लिखी, जिन्हें पुरातन के साथ नवीनता को जोड़ करके और पूंजीपति लोगों के शोषण से जो शोषित थे उनमें उनका वर्णन किया। तो छात्रों, प्रगतिवाद की विशेषता है पुरातन के प्रति विद्रोह। पहला पॉइंट आपका बनता है पुरातन के प्रति विद्रोह। तो छात्रों, इसमें प्राचीन विचारों के लेकर के प्राचीन विचारों को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के प्रति विद्रोह करते हुए और नवीनता को लाते हुए काव्य की और गद्य और पद्य दोनों में विधाएं लिखी गईं। दूसरा है शोषितों के प्रति सहानुभूति। पूंजीपति और शोषित, पूंजी श्रमजीवी लोग जो थे, काम करते थे, जो पूंजीपति धनवान लोग थे वो शोषण करते थे, गरीब जनता का शोषण करते थे, जिससे जो पूंजीपति लोग उनका फ़ायदा उठाते थे और जो गरीब जनता थी वो गरीब की गरीब ही बनी रहती थी। तो इसी से संबंधित गद्य को लिखा गया और उसके बारे में एक दोहा भी लिखा गया। एक और समृद्धि थिरकती, दूसरी ओर कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण के गहने वाली। तो इस तरह का इन्होंने विधाओं में वर्णन किया। तीसरा है शोषक वर्ग की भर्त्सना। शोषक वर्ग, वैसे मैंने अभी बताया कि पूंजीपति लोग जो थे वो श्रमजीवी लोगों का, गरीब लोगों की जनता का शोषण करते थे और उनका फ़ायदा उठाते थे। उनको काम के जितना काम उनसे लेते थे उसके बदले उन्हें कठोर सज़ा भुगतनी पड़ती थी और वो जो उनका जो भरण पोषण की जिम्मेदारी ले लेते थे, लेकिन उन्हें पूरी सुख सुविधाएं नहीं देते थे। उनका जो गरीब जनता थी उनका शोषण होता रहता था। तो उसके बारे में एक दोहा है छात्रों, जैसे कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो इसमें देखिए एक गरीब जनता किस तरह अपनी रात को बिताती है, एक और महल दुमहलों में सोते रहते हैं। इस तरह की बिल्कुल साक्षात इसमें प्रकृतिवाद में इन लेखकों ने जो यथार्थता देखी, अमीर और गरीब में जो अंतर देखा, उसको लिखा। तो तीसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी, देखिए मानवता के प्रति दृष्टिकोण लिखा इन्होंने। तो इनकी जो विचारधाराएं रही, इन्होंने बताया कि अब हमारे समाज में जो एक जनता है उनमें आपस में किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, किस तरह का सहयोग होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण को अपने इन्होंने गद्य में लिखा। जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, तो उनके अंदर किस तरह की सूझबूझ के साथ वो समाज में रहते हैं, किस तरह का काम करते हैं, आपस में मिलकर के परोपकार सहयोग की भावना का उन्होंने पदार्पण किया और अपने गद्य और पद्य में दोनों में विधाएं लिखी। यथार्थवादी दृष्टिकोण, जैसे कि नाम से ही यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि इसमें जो काव्य लिखते थे, जो लेखक जो वो देखते थे उस समय की घटनाओं का वर्णन करते थे और जो उनकी घटनाएं होती थी वो सच्ची घटनाओं पर आधारित लेख लिखते थे, निबंध लिखते थे, अपनी कविताओं में रचनाएं करते थे। आगे है नारी विषयक नव दृष्टिकोण। देखिए नारी के विषय में पहले नारी को क्या था, उसमें इन्होंने नवीनता लाई, नारी के सम्मान दिलाया, नारी को एक नया स्थान दिलाया। प्रगतिवाद में नारी को एक इस तरह का जो उनकी
शिक्षा के आधार पर अपने समाज में एक नया सम्मान दिला करके इन्होंने नारी के पर विशेष महत्व डालते, नारी की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य और उनके चरित्र पर विशेष महत्व दिखाते हुए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। मार्क्स और रूस का भी गुणगान किया जो कि साम्यवाद से संबंधित थे। और कला पक्ष में नवीनता, कला पक्ष में नवीन का मतलब है कि इसमें जो भाषाएं थी वो ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया और बहुत सारी भाषाओं को लेकर के इसमें रचनाएं लिखी और उर्दू, फारसी, अरबी सभी भाषाओं के शब्दों का इन्होंने खुल करके प्रयोग किया। अब आती है प्रयोगवाद की विशेषताएं। तो छात्रों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक देखिए अज्ञेय कहे जाते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है छात्रों, तो इसलिए आप उनको याद कर लेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, जो कि इस जो प्रयोगवाद का जो शुरुआत हुई वो तार सप्तक से हुई। तार सप्तक का मतलब है कि इसमें 7 कवि थे जो कि सप्तक कवि कहलाए थे, जिनमें गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, भारत भूषण हैं, प्रभाकर माचवे हैं, रामविलास शर्मा हैं और गिरजा कुमार माथुर हैं। और अज्ञेय का नाम सबसे पहले आता है। तो छात्रों, इसमें प्रयोगवाद की विशेषता बताती हूँ। व्यक्तित्व एवं अहम की प्रधानता, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का वर्णन किया गया। इस समय की जो रचनाएं हुई वो इस तरह की हुई कि प्रत्येक व्यक्ति पर और उसके सम्मान पर कोई ठेस न पहुँचे, तो इस तरह पर हर व्यक्ति के ऊपर अपनी व्यक्तित्व की किसी अलग अलग चरित्र का वर्णन किया गया। हर समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, सबको अलग अलग दृष्टि से लिख करके इन्होंने रचनाएं लिखी। अतिनग्न और यथार्थवाद, अतिनग्न यथार्थवाद मतलब जो इन्होंने ये प्रयोगवाद के जो कवि हुए, इन्होंने वहाँ की यथार्थता को जैसा देखा वैसा लिखा, चाहे उसमें कुछ भी देखा उन्होंने नग्न अवस्था का, अर्थात इन्होंने कल्पना में कुछ भी नहीं लिखा। अति बौद्धिकता, इन्होंने बौद्धिकता के साथ, अर्थात ये जो कवि हुए, ये जो लेखक हुए, इन्होंने बौद्धिकता के साथ अर्थात समाज को सुधारने हेतु अपने काव्य में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत सारी रचनाएं लिखी। इस निराशा की प्रधानता, देखिए प्रयोगवाद का जो है, इसमें जो काव्य लिखा गया, निराशा की प्रधानता, अर्थात जब काव्य लिखा जाता है तो उसमें प्रशंसक होते हैं, प्रशंसक के पढ़ने की जो वहाँ के कवि हुए, लेखक हुए, उनको बहुत प्रकार की यातनाएं, बहुत प्रकार की बातें सामने आती हैं जिनको झेलना पड़ता है। अर्थात उनके पास इतने साधन, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो सभी कुछ संभव करके सारी सुविधाओं के साथ वो लिख सकें, अर्थात उन्हें निराशा की सामना उठाना पड़ता है। उत्पन्न अब है 5th पॉइंट है उपमानों की प्रधानता। ये जो लेखक हुए, इन्होंने रचनाएं लिखी उपमान मान करके, अर्थात प्रकृति के साथ, मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ा और उपमान मान करके इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। अर्थात जैसे कलगी बाजरे की है, अज्ञेय की एक रचना है कलगी बाजरे की, इन्होंने एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन उन्हें कई नाम दिए हैं, उपमान दिए हैं, प्रकृति से तुलना की है। तो इस तरह उपमानों का वर्णन करते हुए, उदाहरण दे करके इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो भाषा इनकी सभी भाषाओं का सम्मिश्रण करके इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, छंद लिखे और बहुत सारी विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं का निरूपण किया। नई कविता प्रयोगवाद की देन है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता का समावेश हुआ, तो इसे वादमुक्त कविता भी कहा गया। पहला पॉइंट आता है इसकी विशेषता में, वादमुक्त कविता। इसे स्वतंत्र रूप से नई कविता लिखी गई, जिसमें एक ये जो सवाल भी उठता है छात्रों कि आखिर ऐसा क्या है जिससे नई कविता का नाम दिया गया। अर्थात इसमें नई कविता का मतलब है कि जो प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद में जो कुछ थोड़ी सी कमी रह गई, उनको देखते हुए इसमें नई कविता के तौर पर बदलाव करके स्वतंत्र रूप से
नई कविता वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लिखी गई। किसी भी बात से मुक्त रही ये कविता, किसी के आश्रित नहीं थी। व्यक्ति स्वतंत्रता की पोषक, व्यक्ति ने स्वतंत्र रूप से, हर व्यक्ति के स्वतंत्र रूप को लिखने की, हर तरह की स्वतंत्रता से ये कविताएं लिखी गईं। दूसरा था व्यक्ति में आस्था अनास्था में भ्रम, अर्थात व्यक्ति की आस्था अनास्था, व्यक्ति को इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म, किसी संप्रदाय में आस्था है तो उसको भ्रम में रखा गया। अर्थात इसमें सभी धर्मों के द्वारा जो कविताएं लिखी गईं वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्म को खुल करके उनका गुणगान किया गया। अनुभूति परकता, अनुभूति रूप से उन्होंने कि ये देखा जाए कि किस मनुष्य में किस प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए, समाज में रह करके किस प्रकार का अपना स्वभाव, संस्कार, अनुभूति महसूस करते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने ये सारी रचनाएं स्वीकार की। जीवन सत्य की स्वीकारोक्ति, अगला है जीवन सत्य की स्वीकारोक्ति। जीवन सत्य, जीवन में क्या क्या सच्चाई है, जो बात सत्य है उस सत्य को स्वीकार करते हुए काव्य की रचना का निरूपण किया। सत्य बात को लिखा, सच्चाई क्या है उस सत्यता का साथ देते हुए इन्होंने अपने काव्य को लिखा। प्रकृति प्रेम, प्रकृति से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी और प्रकृति के द्वारा ही लिखी, पेड़ों को बचाने के लिए लिखी और पेड़ पौधे के लिए बचाव हेतु इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे और पर्यावरण से संबंधित इन्होंने बहुत सारे निबंधों की रचनाएं की। औद्योगिक सभ्यता एवं सुखता का चित्रण, देखिए हमारे यहाँ जब हमारे जो समाज में लोग रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाओं की जो ज़रूरत पड़ती है, तो औद्योगिक सभ्यता सुखता का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया कि एक मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए किस प्रकार की सुख साधन जुटाता है, उनकी सुखता का चित्रण अपने भाव में किया कि मनुष्य अपने अभावों में कैसे जीवन जीता है, सुख सुविधाओं में कैसे जीता है। तो इन्होंने धनवान गरीब जनता की आशो आराम सबके बारे में ध्यान रखते हुए रचनाएं लिखी और बहुत सारी भाषा एवं बिंबों का चित्रण किया। अर्थात इन्होंने अपनी भाषा में सभी अच्छे और स्वच्छंदतापूर्ण शैली में वर्णन किया। अब आती है समकाल कविता। समकालीन कविता में देखिए, समकालीन कविता का मतलब है कि अपने समय से संबंधित कविता, जो समय चल रहा है, आधुनिक युग का, ये आधुनिक युग पढ़ रहे हैं आप, आधुनिक युग में जो हमारे यहाँ जो आप अभी देखते हैं कि टीवी पर ये काव्य सम्मेलन होता है, इसमें जो जिस समय की घटनाएं होती हैं उनको तुरंत दिखाया जाता है। यदि राजनीति का समय चल रहा हो तो राजनीति संबंध की ही कविताएं चलती हैं और धर्म कार्य होते हैं, कभी जैसे ये दशहरा होता है, त्योहार होते हैं हमारे, इनसे संबंधित, तो जैसा जैसा समय वैसी कविताएं लिख करके इन्होंने उस समय को देखते हुए सारी कविताओं का निरूपण किया। इसमें है राजनीतिक विचारों की विदाई, राजनीतिक विचारों से संबंधित उनको विचारों की विदाई करते हुए जो बुरे विचार थे, बुरे जो इंसान थे और राजनीति थी, राजनीति को सामने दिखा करके राजनीति कैसी है, राजनीति में क्या होता है, राजनीति का क्या असर पड़ता है, किस तरह राजनीति का प्रभाव पड़ता है, उनको दिखाते हुए उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी। व्यर्थता बोध, व्यर्थता अर्थात समय का सदुपयोग, व्यर्थता का अर्थ होता है कि व्यर्थ व बोध, अपने किसी भी आभास के लिए, किसी भी काम करने के लिए समय का सदुपयोग, अपने बोध और चिंतन के अनुसार हमें किस प्रकार अपने जीवन को सही तरीके से जीना है। निषेधात्मकता अर्थात इसमें निषेधात्मक जो विचार होते हैं हमारे, अर्थात नेगेटिव जो विचार आते हैं उनको दूर करने के लिए इन्होंने काव्य की रचना की। हमारे समाज में जो बुरे लोग होते हैं उनका असर, उनकी संगति और समाज में मतभेद और झूठ, ऊंच नीच की भावना, सभी को देखते हुए इन्होंने निषेधात्मक जो विचार थे उनको दूर करने का प्रयास किया और रचनाएं लिखी।
नारी के प्रति निम्न दृष्टिकोण। देखिए, इसमें नारी को केवल भोग की वस्तु समझा गया कि नारी तो सिर्फ भोग की वस्तु है और कोई सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन इसमें इसमें क्या है कि उसको एक सम्मान, उसको जगह, एक स्थान दिया जो कि नारी को पुरुषों के समान स्थान दिया गया। भीड़ के बीच मनुष्य का एकाकी रूप में चित्रण, अर्थात हर मनुष्य इतना बिजी है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इस भीड़ में मनुष्य कितनी भीड़ में चले जाए लेकिन वो स्वयं को एक अकेला ही पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं उन्होंने आत्मकथाओं में भी लिखी। आत्मकथा है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज, ये हमारी विधाएं हैं। तो आप अपने विचारों के द्वारा आदमी कैसा महसूस करता है अकेलापन इतनी बड़े संसार में, तो उसको आत्मकथा के रूप में लिखा। व्यक्तित्व की प्रधानता, व्यक्तित्व की जो हमारी बातें हैं उसमें जो वक्तव्य हैं, उनके विचार हैं, विचारों को भी लिखा। भौतिक उपयोगिता की प्रेरक, भौतिक वस्तुओं की प्रेरक शक्ति, उनको सुख साधन जुटाने, जीवन जीने के लिए, सारी व्यवस्था के लिए जो उन्होंने समाज में जो सभी विशेषताओं का वर्णन किया। और रिश्तों के फालतूपन की टीस, ये देखिए, ये आजकल जो है हर रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, उसका जो दुख होता है। और इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी उपन्यास हमारे लेखकों ने लिखे हैं जिनमें रिश्तों के फालतू, जो हमारे रिश्ते हैं आजकल उन्हें फालतू माना गया और रिश्ते टूटते नजर आते हैं। सामाजिक मूल्य और आदर्शों पर खींचती कविता, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे समाज में जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। उनके ऊपर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेख लिखे, निबंध लिखे। सामाजिक मूल्य, समाज में एक दूसरे के काम आने वाले किसी को कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए समाज में किस प्रकार का हमें व्यवहार, अपने आदर्शों पर चलना, अपनी संस्कृति को साथ लेकर के चलना, अपने जीवन मूल्यों के साथ जीवन जीना है। इस पर इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं और कविताएं भी लिखी हैं। नारी स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण का स्वर, नारी को स्वतंत्रता रूप देखिए। नारी, आज की नारी को स्वतंत्र बताया है इन्होंने कि नारी सशक्तिकरण का स्वर दिया है कि आज की नारी अबला नहीं है। पहले नारी को अबला शब्द दिया गया, लेकिन आज की नारी को सशक्तिकरण का स्वर दिया और सशक्तिकरण के साथ नारी को एक बहुत शक्तिशाली बताया। नारी का नग्न चित्र, कहीं कहीं हमारे काव्य में ऐसा आता है कि नारी को जो उसकी वेशभूषा का इस तरह वर्णन कर दिया जाता है कि उसे पढ़ने में भी नारी का इस तरह चित्रण कर दिया जाता है रेखा चित्र में कि उसमें स्त्री जाति को सम्मान नहीं दिया है और स्त्री जाति को पछताना पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की चिंता, देखिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के बारे में भी बहुत सारे जो निबंध लिखे गए हैं, जैसे प्रदूषण का ही है और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको देखते हुए बहुत सारे लेखक हुए अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए किस प्रकार शुद्ध रखेंगे, किस प्रकार के प्रदूषण होता है, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है, सारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी समकालीन कविताओं का विश्लेषण हुआ, कविताएं लिखी गई जिससे हमारा पर्यावरण, हमारा समाज, तो देखिए समकालीन कविताओं में हर चीज़ पर ध्यान दिया गया। राजनीति पर ध्यान दिया गया, नारी के प्रति दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया, मनुष्य की सोच विचार पर ध्यान दिया गया, भौतिक सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया, रिश्तों का ध्यान रखा गया, हमारे मूल्यों और आदर्शों की बात हुई। और नगरीय जीवन, हमारे महानगरीय जीवन में जैसे कि आज जो गाँव से लोग शहर की तरफ बढ़ रहा रुझान, सभी लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं जहाँ की बहुत भीड़ भाड़ और प्रदूषण का सामना उन्हें करना पड़ता है। नारी की स्वतंत्रता की बात की गई, नारी सशक्तिकरण की बात की गई। तो छात्रों, आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी और कल मैं आपको 3rd यूनिट पढ़ाऊँगी जिसका जो विद्यावती की पदावली। तो छात्रों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।